हाँ, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 1 का कैप्सूल रेडी हो गया था अपना। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। हालांकि इसका लाइव टेस्ट बड़े अच्छे से देना है और बहुत सारा चैप्टर मैंने फैक्चुअल है ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लाइव टेस्ट में, और काफ़ी सारी बातें जब चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दी गई थी। फिर भी एक पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो लाइव टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसमें, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है। फिर भी कुछ क्वेश्चन लिए अपने कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर उस देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। ठीक है, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। पहला भाई, जैसे किसी भी देश में पॉपुलेशन बढ़ती दिन ब दिन, जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही है तो उस देश के ऊपर क्या बीतेगी या उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला, भोजन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड, आवास की समस्या, हाउसिंग प्रॉब्लम, निम्न जीवन स्तर होगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही बात है, लोग पूरी अपनी फैसिलिटी से नहीं जी पाएंगे। इतने सारे बच्चे होंगे तो एक पेरेंट्स भी इतने सारे बच्चों का रख रखाव कैसे करेंगे, बहुत सारे उनके स्कूल का खर्चा है, रहने सहने का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं ऐसे, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, फिर नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, वो चीज़ है। भोजन की समस्या का मतलब है कि तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण भोज्य पदार्थों की आवश्यकता से पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड आइटम्स। आवास की समस्या, बिल्कुल सही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है, लाखों व्यक्ति झुग्गी तथा झोंपड़ियों में निवास करते हैं। निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर निम्न होता जा रहा है। पर कैपिटा इनकम डिक्रीजेज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, एज ए रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज गेटिंग लो, डाउन चलती जा रही है। तो हालांकि इजीली, बहुत ईजी आपको याद हो गया होगा। और अगर अपन एक दो और देखें तो चौथा पॉइंट है कि जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव होगा, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बचत में कमी है, मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन सेविंग। जैसा कि ये सब प्रॉब्लम अभी हो रही है, दिन ब दिन होती जा रही है प्रॉब्लम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, द प्रेशर ऑन, क्योंकि अब लोग करेंगे क्या, फिर खेती ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि अन्न तो बने, अन्न पैदा होना चाहिए, तब लोग खाएंगे क्या वरना। तो प्रेशर ऑफ अर्बन लैंड इन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू सप्लाई फूड ग्रेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बेरोजगारी तो होनी ही होनी है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी या गंभीर समस्या बनी, मतलब लोग बेकार बैठे हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, इसका उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम होते जाते हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जाती है। ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ एमर्ज्ड एज अ सीरियस प्रॉब्लम। ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, employment opportunities are reduced and the number of unemployed increases। बचत में कमी होती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है और तब बचत में कमी होती है। बिल्कुल, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्राइसेस इंक्रीजेज एंड सेविंग डिक्रीजेज। भाई लोगों के पास इनकम है ही नहीं तो बचत करेंगे कहाँ से, जितना पैसा आता है वो तो खर्च हो जाता है, तो बचत नहीं होगी तो सेविंग भी, वो भी झंझट, आगे जाके दिक्कत होगी। फिर अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार मापा जाता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी और हाउ इज़ इट मेजर्ड। तो देखो, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः यही अनुपात जनसंख्या घनत्व है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है और ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के अनुसार मापा जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी 1 किलोमीटर के दायरे में 5000 लोग भी रहते हैं बड़ी सिटी के अंदर, है ना। तो मतलब ये हो गया कि उसका जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, 5000 जनसंख्या घनत्व हो गया, ये ध्यान रखना। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट और देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द numbers of people on to size to of land or the ratio is the density of population. It is usually measured in persons per square kilometer। कौन कौन सा, देखो इसका फॉर्मूला भी होता है जनसंख्या घनत्व का, पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है जनसंख्या बटे क्षेत्र, इसका मतलब अपॉन में लिखना होता है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन अपॉन एरिया, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका अपन देखें तो देखो थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या तथा भूमि के आकार में, कितने साइज में, आकार के मध्य पाए जाने वाला अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल ये है कि के प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व 2 लाख है, तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। मैंने आपकी बुक से ही ले लिया वैसे एज इट इज़।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी अपन को समझने से मैटर करता है। तो 2 लाख जनसंख्या थी, क्षेत्रफल 100 किलोमीटर, तो एवरेज निकला 2000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसा कोई सा एग्जाम्पल हो सकता है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ये रहेगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये था। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है? हाँ, हाउ इज द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट राइट। मतलब सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिखो और दोनों के फॉर्मूला लिखना है अपन को। तो देखो, अशोधित जन्म दर, इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है और इसकी गणना की जाती है। फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो पूरा ये फॉर्मूला है आपका, ये सूत्र है, यानी कि अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, ये CBR हो गया। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला ये देखो, क्रूड बर्थ रेट, ठीक, ये फॉर्मूला ये रहा, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखो BI/P × 100 शॉर्ट में लिख दिया। वैसे आप फुल फॉर्म लिख लेना। CBR तो क्रूड बर्थ रेट हो गया, BI का मतलब लिविंग बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, आप चाहो तो फुल फॉर्म पूरी लिख सकते हैं जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, या फिर शॉर्ट में BI। और P का मतलब है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑन द एरिया, शॉर्ट में भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई, आप जो मर्जी लिख सकते हो, दोनों नंबर। ठीक है, एग्जाम के अंदर अपन को फुल फॉर्म लिख के आनी है, या फिर शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो नीचे इसकी तरह ऐसा फुल फॉर्म लिख देना। ठीक है ना, दोनों काम करना है। अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? वो तो जन्म दर थी, ये मृत्यु दर देखो। इसको किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, कितने मरे, मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और इसी गणना की जाती है। इसका फॉर्मूला भी देख लो, किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन बटे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, यानी कि क्रूड डेथ रेट, ये रहा क्रूड, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेथ रेट, क्रूड नंबर ऑफ डेथ्स, और पी का मतलब वही एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ ईयर, तो D/P × 1000। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखना है, D/P × 1000, इसका मतलब ये होता है, ये CDR का फॉर्मूला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। अगला कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? सिंपल है, छोटा क्वेश्चन लिखना है, द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहला, जल की उपलब्धता, बिल्कुल से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा, भू आकृति, लैंड फॉर्म्स, जो अपन ने स्टार्टिंग जब चैप्टर पढ़ाया था आपको मैंने एक चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था समझा के। जल की उपलब्धता, देखो सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या का वितरण अपन कहीं पर भी अगर रहेंगे तो अपन कहाँ रहेंगे, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है। भू आकृति, लैंड फॉर्म्स, अच्छी ज़मीन हो, समतल ज़मीन होगी, पानी का सोर्स पास में होगा, तभी अपन वहाँ पर घर बनाते हैं, वरना घर भी नहीं बनाते। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं जिसका हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, यानी कि जल जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं जहाँ जल आसानी पूर्ण मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढाल, जहाँ पर ढाल ज़्यादा नहीं हो, ईजी छोटा मोटा ढाल तो चलता है, ढलान वाले जो कम होने चाहिए, वहाँ बसने को वरीयता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए, सड़क बनाने के लिए और उद्योग इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुकूल होते हैं, सही होते हैं। ये ध्यान रखना। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, देयरफॉर पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। लैंड फॉर्म्स, पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन एंड जेंटल स्लोप्स, जेंटल स्लोप मतलब ज़्यादा ढलान नहीं हो, और दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। ये ध्यान रखना, वेरी इजी। और तीसरा पॉइंट है जलवायु, क्लाइमेट। ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन लिखना पड़ेगा कि मृदुल जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, सघन रूप से बसे मिलते हैं, जबकि जो ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, वहाँ पर अधिक वर्षा ज़्यादा हो जहाँ पर, या फिर कम हो, ऐसे इलाकों में लोग जनसंख्या जो कम पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मृदुल जलवायु होगी, यानी कि जहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होगी, ठीक ठाक बैलेंस रहेगा वाले इलाके, जहाँ पर मौसमी परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम, ये सब आता रहे, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती रही हो, वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ये चीज़ होगी। मृदाएँ, सॉइल्स की बात करें तो जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, क्योंकि वहाँ पर खेतीबाड़ी होगी, तो उपजाऊ मृदाएँ कृषि इसने संबंधित क्रियाओं के लिए बेस्ट होती है, इसलिए सॉइल्स भी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट अपन जानते हैं। स्थिति भी देखते हैं हम,
यानी कि सिचुएशन, किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति, जनसंख्या, घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक ये भी है। द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी मेन कारण है। तो ये कुछ 5 पॉइंट अपन को अच्छे से पढ़ना है जो जनसंख्या के वितरण को उनको डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक क्वेश्चन और है, और वो लास्ट क्वेश्चन अपना, कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है और जनसंख्या वृद्धि कौन कौन से प्रकार भी हैं। थोड़ा सा बड़ा जरूर बन जाएगा, आप चाहो तो हो सकता है टुकड़ों में पूछ ले, ऐसा पूछ ले कोई 2 प्रकार बताइए, इसलिए मैंने थोड़ा ज़रूर पूरा ले लिया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इसका एक्सप्लेन इन 2 टाइप्स, सिर्फ 2 ही प्रकारों का जो है वर्णन कीजिए। तो इसलिए अपन ने तो 3-4 पूरे ले लिए, आपसे करना चारों ही है, कोई 2 का नाम पूछ ले तो भी चल जाएगा। पहले अपन जानेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, और इसे जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना, वेरी इजी। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पहला है प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक हो, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। और हर प्रकार के नीचे उसका फॉर्मूला भी लिखा है, वैसे आपको लिखना है। प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला होता है जन्म माइनस मृत्यु, नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला बर्थ माइनस डेथ्स। सेकंड, वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए जनसंख्या में जन्म एवं मृत्यु के साथ आप्रवास एवं उत्प्रवास का भी समायोजन किया जाता है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन इज ऑल्सो एडेड अलॉन्ग विद द डिफरेंस इन द बर्थ एंड डेथ इन द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और इसका फॉर्मूला जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि का फॉर्मूला हो जाएगा आपके जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ध्यान से समझना, सबके फॉर्मूले बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बर्थ माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से करना है। फिर पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, धनात्मक वृद्धि जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म, देखो यहाँ से है, ये इतना सही था, ये तो ज़्यादा हो गया, वैसे यहाँ से शुरू करना है। धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, अथवा जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं, मतलब बढ़ोतरी हो गई साहब, बढ़ोतरी, पॉजिटिव। यानी दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, परमानेंटली आके बस जाएं, तो फिर धनात्मक वृद्धि हो जाए। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूले शायद इसमें यानी सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई जरूरत में नहीं है। ऋणात्मक जहाँ पर कम होता है, वो जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, अथवा उस क्षेत्र से लोग अन्य देशों में चले जाए, प्रवास कर जाए। भाई किसी भी जगह की पॉपुलेशन कम कब होती है, या तो जितने मर रहे हैं उतने पैदा ना हो, एक बात तो ये, दूसरा या फिर यहाँ से कोई लोग इस जगह को छोड़ कहीं और जा रहे हो। ये 2 मेन कारण होते हैं ऋणात्मक वृद्धि के। ऐसे इसका उल्टा धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव का क्या होगा कि या तो लोग जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से कम हो, ठीक है, और लोग वहाँ पर आके परमानेंट बस जाते हो, तो धनात्मक, पॉजिटिव। तो ये दोनों हैं, और आपको इजीली याद हो गया होगा। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। ये 2 मेन कारण हैं। तो इस तरीके से अपने 2 चैप्टर स्टार्टिंग है, फर्स्ट और सेकंड दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। कैप्सूल अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन लाइव टेस्ट आपको ज़रूर देना है, ठीक है।